हल्की फुल्की ठंडी हवा के साथ बारिश की बूंदों ने मौसम को और भी सुहाना बना दिया था। बस बादलों की गरजने की देर थी कि पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। मैं इस वक्त तो बाथरूम में नहा रही थी। अपने लंबे घने बालों को खोले मैं शावर के नीचे खड़ी थी, आंखें बंद किए हुए, हर चीज से आजाद। ठंडा ठंडा पानी मेरे सफेद दूधिया वजूद पर फिसलता जा रहा था। ये मेरा सबसे पसंदीदा काम हुआ करता था। रात को सोने से पहले मैं ठंडे पानी के नीचे खड़े होकर अपने जिस्म को सुकून दिया करती थी। अभी आंखें बंद करके अपने आसपास से बेपरवाह होकर ठंडे पानी से नहाते हुए खुद को हर थकान से आजाद कर रही थी। धीरे धीरे बाहर का मौसम अचानक बदलने लगा था। ठंडी हवाओं का जोर बढ़ने लगा था। बारिश की बूंदों में भी तेजी आने लगी थी। बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज भी बढ़ चुकी थी। अभी कुछ देर पहले जो ये मौसम सुहाना लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मौसम की मिजाज बदल रहे थे, अब ये डरावना लगने लगा था। लेकिन मैं अब भी हर तरफ से लापरवाह होकर नहाने में मगन थी, इस बात से बेखबर कि अभी कुछ देर बाद एक ऐसा हादसा होने वाला था जो मेरी पूरी जिंदगी का रुख पलट कर रख देगा। जैसे ही अचानक बादल जोर से गरजे तो मैं डर के मारे अपने आप में ही सिमट गई। जब आंखें खोली तो चारों ओर अंधेरा था। मुझे शुरू से ही अंधेरे से बहुत डर लगता था। घबराते हुए मैंने जल्दी से शावर बंद किया और अंधेरे में ही बाथ टवल की तरफ बढ़ाया। ओफो, एक तो लाइट को भी अभी जाना था। 2 बूंदे गिरती नहीं कि बिजली वालों का फ्यूज उड़ जाता है। मैं मन ही मन बड़बड़ाई। लाइट जाने की वजह से मेरा मूड पूरी तरह ऑफ हो चुका था, क्योंकि अभी मेरा नहाने का और इरादा था। लेकिन अब लाइट नहीं थी तो मैंने नहाने का इरादा छोड़ दिया। जैसे इसने हाथ टॉवल की तरफ बढ़ाया, टॉवल मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। घबराहट के मारे मैं सिमटकर खड़ी रह गई। घर में मम्मी पापा की आवाजें पहले से आ रही थी। वो लोग भी अचानक लाइट चले जाने से परेशान हो चुके थे। मेरी आदत थी मैं हमेशा बाथ टॉवल में ही कमरे से बाहर आती और फिर बेड पर रखे हुए कपड़े पहनती थी। इस वक्त मैं हर पर्दे से आजाद हो गई थी। कमरे में पहले से ही अंधेरा था, इसलिए मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला और बाहर देखा। खिड़की से बिजली की हल्की हल्की चमकती रोशनी आ रही थी। एक नजर अपने आप पर डाली तो खुद से ही शर्मा गई। अपने हाथों से खुद को ढांकती हुई मैं आगे की ओर बढ़ी। झट से मैंने नजर बेड पर डाली तो वहां कोई कपड़े नहीं थे और मैं अपने सर पर हाथ मारकर एक गहरा सांस लेकर रह गई। इसे याद आया जिस तरह वो गर्मी से बेहाल होकर घर लौटी थी। जल्दबाजी में बाथरूम में घुस गई थी। कपड़े निकालने का होश ही नहीं रहा था। साइड टेबल पर रखे मोबाइल की टॉर्च ऑन की और यूं ही बिना कपड़ों के मैं अलमारी के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं अभी कपड़े निकाल ही रही थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे 2 गहरी आंखें मुझे लगातार घूर रही हैं, और ये एहसास होते ही एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे वजूद पर एक कपकपी सी छा गई थी। मेरे कमरे में इस वक्त कौन हो सकता है? डर के मारे मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। इसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की थी कि तभी कोई एक मजबूत चौड़े सीने से टकरा चुकी थी। जैसे ही मैंने सामने देखा और सामने जो खड़ा था, इसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और एक आसमान चीरती चीख मेरे गले से निकलने ही वाली थी। लेकिन अगले ही पल वो एक हाथ मेरी बेपर्दा कमर पर रख चुका था और दूसरा हाथ मेरे होठों पर रखकर मेरे बेहद करीब आ गया। हम दोनों के जिस्म में एक दूसरे में जैसे जो कुछ हुआ था, इतनी जल्दबाजी और अचानक हुआ था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। मेरी बड़ी बड़ी आंखें डर के मारे और भी बड़ी हो गई थी। वो मुझे अपनी बाहों में जकड़े इसकी आंखों में देख रहा था। मोबाइल तो कब का जमीन पर गिर चुका था और कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मेरा तो जैसे दम घुटने लगा था। मुझे अपनी सांसें रुकती से महसूस होने लगी थी। मैं बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। सामने खड़े इंसान की धड़कनें भी तेज होने लगी थी, जिन्हें मैंने साफ महसूस कर सकती थी। धड़कनें तो मेरी भी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह भाग रही थी, जिन्हें सामने मौजूद इस इंसान ने भी साफ महसूस कर लिया था।
हम दोनों की धड़कन एक दूसरे के साथ मिलकर तेजी से धड़क रही थी। अपने सीने पर वो मेरी नरम धड़कनों का एहसास होते ही आयान की निगाहें मेरे चेहरे से होते हुए मेरी धड़कनों पर फिसल चुकी थी। सिर्फ एक पल के लिए इसकी आंखें बड़ी हुई थी, होंठ अचानक कँपा उठे थे और अगले ही पल मैंने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जो कुछ इसकी आंखें देख रही थी वो देखना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ऐसे बने थे कि ना चाहते हुए भी इसकी आंखों ने सब कुछ देख लिया था। वो इस पल के लिए तैयार ही नहीं थी, मगर इस हाल में इसने मुझे देखा था। इसके जज्बात मचलने लगे थे। 27-28 साल का एक जवान मर्द था। वो भरपूर जज्बात रखता था और मेरा इस तरह करीब आना इसके जज्बातों को बुरी तरह भड़का चुका था। लेकिन वो कुछ भी गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। गहरी गहरी सांसें लेते हुए इसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की थी। इधर मैं अपने होठों के ऊपर से इसकी हथेली हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अयान यह गलत नहीं कर सकता था। अगर वो मेरे होठों से हथेली हटाता तो इसका मतलब था घर में एक तूफान आना। जिस हालत में हम दोनों खड़े थे, इस हालत में हम दोनों को कोई भी देख लेता तो दोनों की इज्जत पर सवाल उठ सकते थे, और इसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। इसने अपने हाथ हटाने से पहले एक शर्त रखी। मेरे कान के पास फुसफुसाकर बोला, हानिया प्लीज रिलैक्स, मेरी बात सुनो। इस वक्त हर तरफ खामोशी है। अगर तुमने जरा भी आवाज अपने गले से निकाली या चिल्लाई तो तुम्हारे घर वाले यहाँ आ जाएंगे, और फिर तुम जानती हो ना, तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि जिस हालत में हम दोनों खड़े हैं, हम दोनों की इज्जत का तमाशा लग जाएगा। मेरी बात मानो, मैं जो कहने वाला हूँ। अगर तुम मान जाओ तो मैं अपना हाथ हटा दूंगा तुम्हारे चेहरे से। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हमारी इज्जत भी बच जाएगी। मेरी आंखों में जैसे खून उबल मारने लगा था। आंसू लगातार बह रहे थे। खुद को 7 पर्दों में छुपा कर रखने वाली मैं आज एक अजनबी के सामने हर पर्दे से आजाद खड़ी थी, बल्कि सामने नहीं, इसकी बाहों में थी। और ये एहसास ही मेरी जान निकालने के लिए काफी था। जब इसने मुझे कमर से खींचकर और भी करीब किया और मेरे कान के किनारे दांतों से काटकर जो कुछ कहा, इसे सुनकर मैं तो जैसे जान से ही चली गई। क्योंकि इसने और मैंने आंसू बहती आंखों से इसकी बात मानने का इशारा कर दिया। अयान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। वो जानता था कि इसकी बात मानने के अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता था ही नहीं। इसने धीरे से मेरे होठों से अपना हाथ हटाया था और फिर इसको बेड पर। मैं अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी। मेरे से छोटी बहन रिमशा थी। दोनों बेटियों में इनके माँ बाप की जान बचती थी। मेरा कॉलेज पूरा हो चुका था, जबकि रिमशा भी स्कूल में ही पढ़ रही थी। वो 10वीं क्लास की लड़की थी। आज कॉलेज में मेरा आखिरी दिन था। ये ग्रैंड पार्टी रखी गई थी। मेरी सारी सहेलियां फुल मेकअप करके तैयार खड़ी थी। पैंट शर्ट जीन्स चुस्त कपड़े जिनसे इनके जिस्म की छिलकें साफ नजर आ रही थी, खुले बाल और इस पर स्लीवलेस टॉप्स, जहां पर नजर आती हुस्न ही हुस्न बुकरा हुआ था। कॉलेज के लड़के इन पटाखों को देखकर आंखें भर रहे थे। मौका मिलते ही वो लड़कियों को छूने की कोशिश भी कर रहे थे। डांस पार्टी चल रही थी, हंसी मजाक सब कुछ हो रहा था। लेकिन इन सबसे अलग थलग 19 साल की मैं एक किनारे में बैठी थी। सादगी में भी मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं बहुत ही बोझ सी शक्ल बनाए सामने मौजूद लड़कियों के ग्रुप को देख रही थी। 4-4, 5-5 लड़कियों का ग्रुप था और सब अपनी अपनी मस्तियों में बिजी थे। कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें करने में बिजी था, लेकिन मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए मैं अपने टेबल पर अकेली बैठी पूरी तरह बोर हो रही थी। इसी वक्त तो 2 लड़कियां मेरे पास से गुजरी और मेरा खुलकर मजाक उड़ाते हुए बोली, क्या बहन जी टाइप बनकर बैठी हो? आज तो हमारे कॉलेज का आखिरी दिन है, आओ हमारे साथ नाचो गाओ, फिर ये पल दोबारा नहीं आएंगे। इतनी खूबसूरत हो, लेकिन क्या फायदा तुम्हारी खूबसूरती का जब तुम्हारी इसको खूबसूरती की कोई तारीफ करने वाला ही ना हो। लेकिन मैं तो शुरू से शरीफ टाइप की लड़की थी। मैं लड़कों से तो कोसों दूर रहती थी। इन सब के बीच रहकर मुझे एक अजीब सी बेचैनी थी और उलझन होने लगती थी। दिल में एक अजीब सा डर चमकने लगता था। जब भी मेरे आसपास कोई लड़का होता, मैं खुद को इनसिक्योर फील करने लगती थी।
मैंने जल्दी ही इन दोनों लड़कियों को इनकार कर दिया और सबसे अलग दूर बैठकर लड़के लड़कियों को हंसते मुस्कुराते देखती रही। वो लड़कियां मुंह बनाते हुए चली गई। मैं कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स में से ही एक थी। पार्टी के खत्म होने के बाद मैं कॉलेज से बाहर निकली। अपनी सहेलियों को खुदा हाफिज कहकर जैसे ही आगे बढ़ी तो देखा बस तो कब की जा चुकी थी। आज मेरे पापा जरूरी मीटिंग में बिजी थे और शहर से थोड़े दूर थे, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि आज मुझे बस से घर आना है, वरना मैं तो हमेशा अपनी कार से आती जाती थी। मजबूरी में मैं थोड़ा आगे चली गई। सोचा किसी टैक्सी में बैठकर घर चली जाऊंगी, लेकिन तभी सड़क पार करते हुए एक यू टर्न लेती तेज रफ्तार कार अचानक मेरे सामने आ गई। एकदम से मेरा दिल उछलकर हलक में आया था। जल्दी से मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन कार की ब्रेक की तेज आवाज दूर तक सुनाई दी। कार में बैठे शख्स ने हिम्मत दिखाते हुए वक्त पर ब्रेक लगा दी थी, वरना जिस स्पीड से कार आ रही थी कुछ भी हो सकता था। मैंने डर के मारे दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए और एक जोरदार चीख मारी कि पेड़ों पर बैठे परिंदे भी फरफराकर उड़ गए थे। आसपास खड़े लोगों ने अपने कानों में उंगलियां डाल ली थी। मुझे तो लगा शायद अब मेरी आंखें ऊपर जाकर खुलेंगी, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने आंखें खोली तो देखा कि लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे। और तभी इस कार में सिर्फ नौजवान लड़का बाहर निकला। ओह सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। असल में मैं समझ नहीं पाया। इससे पहले कि वो लड़का कुछ और कहता, अगले ही पल मैंने इसे गुस्से से देखा और आगे बढ़कर इसका कॉलर पकड़ लिया। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि इसका मुंह ही नोच लूं। क्या समझ नहीं आया आपको कि आप किसी दूसरी दुनिया के बाजी हैं? कि आपको यहाँ के रूल्स रेगुलेशन नहीं पता? किस सड़क पर गाड़ी कैसे चलाई जाती है? दिख नहीं रहा था आपको? क्या अंधे हैं आप? नजर नहीं आता आपको कि एक जिंदा जीती जागती 5 फुट 5 इंच की लड़की सड़क पर चल रही है? ये जो बड़ी बड़ी आंखें माथे पर सजी हुई हैं, क्या ये सिर्फ शोपीस है या फिर ये देखने का भी काम करती हैं? अरे अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो चलाते क्यों हैं? आप जैसे अमीर लड़कों का यही तो मसला है। कभी नशे में गाड़ी चला देते हैं तो कभी जानबूझकर लड़की देखी नहीं कि शीखी बहाने आ जाते हैं। मैं सबके सामने इसका कॉलर पकड़े अच्छा खासा बेइज्जत कर चुकी थी, मगर कमाल है कि इस लड़के ने अब तक मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकाला था। बड़े आराम से मेरे हाथों से अपना कॉलर छुड़ाया, खुद को ठीक किया और बोला, मिस, मैंने कहा ना, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। असल में मैं आज ही ऑस्ट्रेलिया से वापस आया हूँ और वहाँ की ड्राइविंग और यहाँ की ड्राइविंग में काफी फर्क है। बस इसी वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो गई। शुक्र है आप ठीक हैं, आपको कहीं लगी तो नहीं? अगर आपको चोट वगैरह लगी हो तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने इसकी एक नहीं सुन रही थी और गुस्से में बोली, कोई जरूरत नहीं है मेरी इतनी परवाह करने की, बल्कि मेरा दिल तो कर रहा है कि तुम्हारे सर पर ये ईंट उठाकर दे मारूं। मैंने सड़क के किनारे पड़ी एक ईंट की ओर इशारा किया और मेरे ऐसा इशारा करने पर इस लड़के की नजर भी इस ईंट पर जाकर टिकी थी और इसकी आंखें डर से सिमट गई। वो अपने मन में सोचने लगा, इस लड़के का कोई भरोसा नहीं, सच में ईंट उठाकर मेरे सर पर मार भी सकती है। यह सोच करके इस लड़के ने डर के मारे थूक निकला था और मन ही मन में अल्लाह को याद करने लगा कि इस लड़के से मेरा पीछा छुड़ा दे। हटो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। अगर मुंबई की सड़कों पर यह हाल है तो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में कितने लोगों को सरेआम उड़ाकर आए होंगे। मुझे तो तुम शक्ल से ही कोई मुजरिम लगते हो, जरूर जेल से भागे होगे और पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही होगी, है ना? यही बात है ना? मैं सच कह रही हूँ। ये कहते हुए मैंने आसपास नजरें दौड़ाई थी कि जरूर पुलिस इस लड़के के पीछे होगी, जबकि मेरी इस बात पर वो लड़का जी भर के हंसा था। इस खड़ी धूप में गुस्से के मारे मैं खुद भी गुलाबी हो रही थी और जिस तरह बार बार अपनी उंगली उठाकर इसे वार्न कर रही थी, आयान मेरी हिम्मत की दाद दिए बिना ना रह सका। इसने अपनी हंसी को होठों के अंदर ही दबा दिया था कि तभी इसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल स्क्रीन पर आयशा नाम चमक रहा था और इसके लबों को फिर से एक दिलकश मुस्कान ने छुआ था। सॉरी आयशा, अभी बात नहीं कर सकता। जिंदगी में पहली बार था जब इसने आयशा की कॉल काटी थी। इस आयशा की कॉल जो इसकी रगों में खून बनकर दौड़ती थी, इसकी मोहब्बत, इसकी जिंदगी थी वो।
लेकिन अभी फिलहाल तो इसके सामने खड़ी इस तूफान से निपटना जरूरी था, जो किसी भी तौर इसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं लगती थी। फोन बंद करके इसने जेब में डाला और बोला, मिस, मैं बार बार आपसे एक ही बात कर रहा हूँ कि मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मैं आपको इसकी भरपाई के पैसे भी दे सकता हूँ। बताएं कितने पैसे चाहिए आपको। वो अपनी जेब से अच्छे खासे नोट निकाल चुका था ताकि किसी तरह से लड़की को चुप करवा सके, लेकिन पैसे का नाम सुनकर तो मैं तो और भी ज्यादा गुस्से के मारे भड़क उठी थी। आप मुझे पैसे का रूप दिखा रहे हैं, मुझे खरीदना चाहते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पैसा दिखाने की? गुस्से के मारे उंगली उठाते हुए मैं अयान के और भी करीब हुई थी और अयान डर के मारे 2 कदम पीछे हटा था। खैर, जैसे तैसे आसपास खड़े लोगों ने मामला निपटाया और एक शख्स ने टैक्सी बुला दी, जिससे मैं अपने घर की ओर रवाना हो गई। मुझे लगा था शायद ये इसकी आखिरी मुलाकात होगी इस लड़के से। जब तक मैं घर पहुंची, मैं इस घटना को अपने दिमाग से झटक भी चुकी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी जिंदगी में कुछ लोगों का टकराव बेमतलब नहीं होता, कि इस अचानक टकराव के पीछे भी अल्लाह का एक बहुत बड़ा इशारा छुपा होता है। यही से शायद मेरी जिंदगी एक नए मोड़ की और सफर करने वाली थी, जिससे मैं एकदम अनजान थी। जब वो घर पहुंची तो सामने इसकी माँ खाने का इंतजाम कर रही थी। पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था। घर में एकदम से काफी हलचल सी दिखाई देने लगी थी। वैसे तो मेरे घर में मेरे माँ बाप और मेरी छोटी बहन रहते थे, और इस वक्त जब मैं घर आती थी तब घर में एकदम खामोशी और सुकून मिलता था, लेकिन इस वक्त तो मामला ही कुछ और दिख रहा था। चहल पहल सी मची हुई थी। 2 नौकरानियां हॉल की सफाई करने में बिजी थी। घर में फैमिली खाने की खुशबू ने मुझे ठटकने पर मजबूर कर दिया था। मैंने मुस्कुराकर अपनी माँ की ओर देखा और कहा, क्या बात है मम्मा, बड़ी साफ सफाई हो रही है, क्या कोई खास मेहमान आने वाले हैं? अगले ही पल सोफा साफ कराती हुई मेरी माँ बेमन से बोल पड़ी, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा के दोस्त सादिक अंकल अपने बेटे के साथ यहाँ आ रहे हैं, तो बस इन्हीं की वेलकम की तैयारियां चल रही हैं। जैसे ही यह बात मैंने सुनी, पानी पीते वक्त घूंट जैसे मेरे गले में अटक गया। फौरन पानी निकलकर बोली, क्या मतलब? वो तो दूसरे देश में सेटल हो गए थे ना? वो मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ बेटा, वो तो दूसरे शहर में ही सेटल हैं, लेकिन जानते तो हो वो कितने अमीर लोग हैं। उन्होंने अपने बेटे अयान की शादी यही मुंबई में अपने ही देश की लड़की से करनी है। इनका मानना है कि घर में बहू तो हिंदुस्तानी ही लेकर आएंगे। लाख विदेश में सेटल है और वही के कल्चर में रंग चुके हैं, लेकिन शादी पुराने तौर तरीकों से करेंगे, जिससे कि वो अपनी परंपराओं को जिंदा रख सकें। वो बस इसीलिए इसी सिलसिले में यहाँ आ रहे हैं, और फिर बेटे की शादी होते ही वो लोग वापस चले जाएंगे। तुम्हारे पापा ने कहा है, जब तक वो लोग अपने बेटे की शादी नहीं कर लेते, हमारे यहाँ ही रहेंगे। अब तो ये बात सुनकर मेरी परेशानी पर बल पड़ चुके थे। मैं जल्दी ही कहने लगी, वैसे तो पापा हम पर बहुत पाबंदियां लगाते हैं, बड़े मौलवी बनते हैं, लेकिन अब इन्हें क्या हो गया है? एक जवान लड़के को, वो भी जो विदेश में पला बड़ा है, कैसे हमारे जैसे जवान बेटियों के बीच इस घर में रख सकते हैं? अपने घर में अनजान लोगों का सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, और ये बात तो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि वो लोग लंबे समय तक हमारे घर में रुकने वाले हैं। तो मैं मुंह बनाते हुए दोबारा बोली, मम्मा पापा को तो ये भी पता है कि विदेशों में रहने वाले लड़के कैसे होते हैं, और वो अयान, मैं तो बचपन से देखती आई हूँ, कितना अजीब सा और बदतमीज लड़का था, बिल्कुल बिगड़ा हुआ। इसके माँ बाप तो वैसे भी इस पर ध्यान नहीं देते थे, और अब तो इसकी माँ भी नहीं है, माँ के बिना पला है, ना जाने कैसे आदतें होगी इसकी। आप प्लीज एक बार पापा से बात करें, वो लोग किसी होटल में भी तो रह सकते हैं ना। मैंने बात की थी तुम्हारे पापा से, लेकिन तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे सादिक अंकल और तुम्हारे पापा में कितनी दोस्ती है। जब इनका खुद का मकान मुंबई में है, तो ऐसे में इनका दोस्त होटल में रहे, ये बात वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली आई थी। मैं एक बार फिर वक्त से पहले ही बहुत कुछ सोचने लगी थी। बचपन से ही मेरी आदत थी, जरा जरा सी बात को मैं घंटों बैठकर सोचा करती थी और खुद को परेशान करती। अब भी मेहमानों के आने पर मैं अंदर से बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। शाम को मैं अपने कमरे में यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देने की तैयारी कर रही थी, जब बाहर कुछ लोगों की आवाजें आई। मैंने जैसे ही बाहर आकर देखा तो सामने का मंजर मेरे सोच के बिल्कुल अनुसार था। सामने ही सादिक अंकल और अयान खड़े थे।
सादिक अंकल को तो मैं देख चुकी थी, लेकिन अयान की इसकी तरफ से पीठ थी। मैंने आगे बढ़कर दोनों से सलाम किया। अयान एक हैंडसम और बेहद खूबसूरत लड़का था। ऐसा कि इसकी खूबसूरत जादू भरी पर्सनालिटी देखकर हर कोई इसका दीवाना हो जाए। दोनों की नजरें एक पल के लिए एक दूसरे से मिली थी और अगले ही पल मेरा चेहरा लाल हो चुका था और जिनके चेहरे पर भी पहचान की चमक उभरी थी। मुझे इस तरह सामने देखकर वो बुरी तरह हैरान और परेशान भी हुआ था। मेरा चेहरा अभी गुस्से के मारे दहक रहा था, लेकिन अगले ही पल। इसके बाद की कहानी देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।